रक्षा मंत्री बहन सीमा डॉक्टर आप सबको नमस्कार। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। हमारे जिले की उपाध्यक्ष बहन सीमा भारद्वाज जी और हमारे जिले का थोड़ा जोर से बोल दीजिए देखते हैं थोड़ा सा खराब हुआ बताया मैंने और सभी पदाधिकारी बहन है। तो आज हम इस मुद्दे पर यहाँ बात करने आए हैं। संसद में जो इतने प्रयासों के बाद इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो बिल लाया गया उसको विपक्ष ने मिलकर के गिरा दिया, न सिर्फ गिरा दिया, उसके बाद बेहद खुशी भी जाहिर की। तो उसी कारण महिलाओं में सारे देश में चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो एक रोष है। इसी से संबंधित बातें करने के लिए हमारी उपस्थित हुई है। आप सभी को आदर के साथ राम राम। जैसा कि हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा ने संक्षिप्त में आपको बता दिया कि आज की प्रेस वार्ता जो है विशेष तौर से जो अभी महिला का बिल जिसे हमने जो हमारा महिला शक्ति बंधन बिल है, ये जो बिल गिराया गया है इसके विषय को लेकर के आज हमने बैठक रखी है, प्रेस वार्ता रखी है। देखिए, मैं ये विषय अगर लूंगी तो मैं ये विषय लूंगी 1947 से, क्योंकि अगला साल हमारा 2027 है। भारत 80 वर्ष पूरे कर जाएगा अपनी आजादी के। और जब ये आजादी हमें मिली तो उस समय हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो कांग्रेस पार्टी से आए थे। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के ही होते हैं। उस समय काल से लेकर आज तक के समय काल में लगभग 65 वर्षों का राज कांग्रेस पार्टी के पास रहा। और अगर आप उनकी नीतियां देखेंगे और उन 65 वर्षों की नीतियों को अगर मोदी जी के कार्यकाल से, यदि हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकाल से जो मात्र अभी 12 वर्षों का, अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे या अटल जी के समय से भी कंपेयर करेंगे तो आपको गरीब की आवाज, मजलूम की आवाज, किसान की आवाज, दबे कुचले की आवाज और साथ साथ महिलाओं और बहनों की सुविधाओं और सुरक्षा की आवाज और नीतियां आपको ज्यादा मिलेंगी। क्योंकि आज जब देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो खुद अपनी जीवनी कभी बताते हैं तो वो ये बताते हैं, सारी दुनिया जानती है, अब जान भी गई है, क्योंकि चाय पे चर्चा पे जो हमारे कार्यक्रम चले वो भी इसलिए चले कि विपक्ष को तो ये भी हजम नहीं हुआ कि एक गरीब का बेटा जो चाय बेचता था वो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे जा रहा है। ये मैं सिर्फ विपक्ष का, कांग्रेस का विपक्ष का एक नजरिया बता रही हूँ। उसमें महिला पुरुष नहीं, हर किसी को दबा दो, दलित को आगे मत आने दो, जिसके जिंदगी मुश्किलों से बीती हो, जो अपने आप को खुद बोलता हो तो उसका मजाक बना दे कि अरे उस पे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। तो जब ऐसे व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री बनने पर इन्होंने इतने कटाक्ष लगा दिए और उसके बाद में मोदी जी के आने के बाद में, देखिए मैं योजनाएं गिनूंगी ना बहन बेटियों के लिए जो उन्होंने दी तो एक बहुत लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी, जो हम बार बार बता करके भी और सुविधाएं देकर भी हम। अब एक बात सोचिए, ड्रोन दीदी कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि हमारी जो किसान बहनें हैं उनको ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा और इसको, जिसका हम अधिकतर उपयोग नक्शे बनाने में या हम दूर दराज की वो देखने में इस्तेमाल करते हैं, वो बहनों को दी जाएगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने आगे बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार के नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में बढ़ी आगे। एक बड़े लंबे समय से चर्चा चली आ रही थी महिला रिजर्वेशन की, और हम जानते हैं सभी के 2023 में वो पास भी हो गया। और कहना ही पड़ेगा कि मोदी जी के और एनडीए के नेतृत्व में हुआ और सामूहिक रूप से हुआ, सबने सामूहिक सहमति दी और जिसके लिए मैं कहती हूँ सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब जब वो विषय पुनः उठ करके आया तो ये जो अड़चन लगाना कि वोटिंग की रेशो कम कर देना, सहयोग पीछे ले लेना और सदन में खड़े होकर के कटाक्ष करना, चाहे वो आप देश के प्रधानमंत्री पे कर रहे हैं या आप हमारे जो होम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल अमित शाह जी पर कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए खास तौर से
बोल करके कर रहे हैं और इस बिल को गिराने के बाद में ताली बजा करके आप हंस रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं और हरियाणा ने उसमें बहुत तगड़ा काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और बेटियों की भ्रूण हत्या पर एक पहला कार्यक्रम पानीपत की धरती से किया और हरियाणा में उस एक आवाज से कितना बदलाव आया रेशों में। तो मैं समझती हूँ कि ये जो काम किया गया विपक्ष के द्वारा, ये राजनीतिक रूप से महिलाओं की भ्रूण हत्या उनके अधिकारों की गई है और ताकि वो आगे ना बढ़ जाए। अगर आप सर्वे करेंगे तो सर्वे के अनुसार भारत की संसद में 13.6% महिलाएं हैं, मात्र 13.6%। और भारत की आजादी को कितने वर्ष हो गए? 80 साल। 2027 में हम 80 साल पूरे कर जाएंगे। 13.6% जो महिलाओं का नेतृत्व है, उसमें से भी 55% वो बहनें चेयर होल्डर हैं जो पारिवारिक रूप से, जिसे हम कहेंगे ना एंसेस्ट्रल वे से, वो लोग उस चेयर पर आकर के बैठी हैं। एक होती है ना कि आपको आपकी काबिलियत पे मिल गई, आपको आपके मेहनत पर मिल गई, आप एक आम घर से आ रही थी तो हमने वहां पर आपको जगह दी। लेकिन आज अगर हम विपक्ष में देखते हैं तो मैक्सिमम लेडीज ऐसे परिवारों से आ रही हैं जिनके पिता, ससुर, पति और दादा ससुर या दादा या नाना तक के भी, अभी तो जो विपक्ष की मेन पार्टी है उनकी देखे तो 4 पीढ़ियां राजनीति में सर्वोच्च पद पर विराजमान रही हैं। तो ऐसे लोगों को, बहनों को मिली है ये कुर्सियां। ये जो बिल भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और एनडीए की सरकार लेकर के आ रही थी, इसके अंदर हर वो आम महिला जो सोचती है कि मेरे पति ने बहुत टाइम दे दिया पार्टी को, जो सोचती है कि मैंने घर घर जाकर के, किसी भी राजनीतिक दल से हो, ये भाजपा की महिलाओं की रिजर्वेशन नहीं है, ये सभी पार्टियों की बहनों की रिजर्वेशन है। और इवन इंडिपेंडेंट भी कोई बहन रिजर्वेशन वाले विधानसभा या लोकसभा से लड़ना चाहे वो भी लड़ सकती है। तो किसी भी आम बहन को जो उसका हक मिलना चाहिए था उसको देने से इन लोगों ने रुकावट पैदा करके वंचित किया। दरअसल क्या है, विपक्ष के पास एक मुद्दा बड़ा अच्छा है, वो मोदी जी की बुराई करते करते, क्योंकि हम उनकी पॉलिसी गिनते गिनते थक जाते हैं और विपक्ष वाले बुराई करते करते थक जाते हैं, और जब वो मोदी जी की बुराई करते करते थक जाते हैं तो उनके पास 2 ही शब्द रह जाते हैं कि भारत खतरे में है और संविधान खतरे में है। हम बोलते हैं भारत माता की जय, हम बोलते हैं वंदे मातरम, वो बोलते हैं नहीं देश खतरे में है इनकी नीतियों से, वो ये शब्द बोलते हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो परसिमन का मुद्दा उठाते हैं, सबसे पहले परसिमन हुआ 47 के बाद, 47 में जब बना तो परसिमन हुआ 52 में, 1952। उसके बाद में हुआ 1962 में 62, फिर हुआ 1972 में, यानी हर 10 साल के बाद परसिमन चल रहा था। लेकिन जब 72 में आते हैं तो 72 में जो हमारी सरकार होती है कांग्रेस की, वो लोग एक निकालते हैं अपना आदेश निकालते हैं, फरमान निकालते हैं कि 25 साल तक परसिमन नहीं होगा क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है। फिर बीच में समय आता है हमारे पास आदरणीय स्वर्गीय अटल जी का। 2001 में अटल जी ने भी यही बात बोली कि आबादी बढ़ रही है और देश अभी इतने खर्चे वहन नहीं कर सकता। पर मैं विपक्ष की कान और आंख खोलना चाहती हूँ, नाक भी खोलना चाहती हूँ कि स्मेल करो, आपके देश की आज खुशबू दुनिया में महक रहा है आपका देश। ये वही देश है जो मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना मेडिसिन को बांटने लायक बना, ना केवल इजाद करी पर पूरी दुनिया में बांटी। ये वो देश है, ये वो देश है जिसने अपना परचम यूक्रेन के युद्ध में लहराया कि जब हमारे दुश्मन है वो लोग, पाकिस्तान हमारे से दुश्मनी रखता है, उनके ख्याल ऐसा है, तो जब उनके बच्चों को या उनके नागरिकों को भी निकलना था तो हमने अपना झंडा उनसे छीना नहीं,
यानी दुश्मन को भी जिंदगी के लिए अपने झंडे की संरक्षण देता है, लेकिन वो तभी मिलती है कि जब उस पे देश पे नाम जुड़ता है मोदी जी का। इससे इनसे पहले भी बहुत बड़े नेता रहे। अभी हाल में जो हमारा ये युद्ध चल रहा है, तेल को, गैस को, सारा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पूरी दुनिया की व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन जब भारत का जहाज निकलता है तिरंगे को देख के वो भी गेट खुल जाते हैं और बाकियों के लिए नहीं खुलते। तो ये करिश्मा जो है ना, ये ऑरा जो है उस व्यक्तित्व का है जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि जो उस समय ये फैसले लिए गए कि अभी 25 साल पर सीमन नहीं होगा, मैं मान सकती हूँ कि वो अपनी जगह पे उस समय की परिस्थिति के अनुसार सही रहे होंगे। कानूनन रूप में हर 3 योजनाओं के बाद परसिमन जरूरी है। और आज की जो भारत की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, आज भारत दुनिया में कौन से पायदान पर है? 5वें, चौथे पे, और हमने तीसरे पर आना है। हम पहले 5वें पर गए, फिर अब चौथे पर। हमने, मोदी जी ने कहा हमने तीसरे पर आना है, तो इसका मतलब प्रयास जारी है। आज देश इस स्थिति में है कि वो कितना भी खर्चा वहन कर सकता है, और आप हर बारी एक बहाने को लेकर के बहनों का अधिकार थोड़ी ना रोक सकते हैं। और सबसे ज्यादा दुख तब लगता है जब बहनें जो विपक्ष में बैठी हैं वो टेबल बजा रही हैं, वो टेबल बजा रही हैं कि संविधान बचा लिया। बेटी को क्या संविधान लड़ने की इजाजत नहीं देता? इसमें संविधान कहां खतरे में? तुमने तो बेटियां खतरे में डाल दी। विपक्ष की नेता, कांग्रेस की लीडर, एक ही नाम आता है, सोनिया गांधी जी का। सोनिया गांधी जी के बाद अब प्रियंका गांधी जी का। वो अपने छोटे भाई, बड़े भाई हैं या छोटे छोटे हैं, छोटे भाई को, बहुत अच्छी बात है, पीछे से गाइड करती है। बहन का धर्म भी है कि अपने भाई के लिए रोल मॉडल बने। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो कैसी बहन है? वो शक्ति को शक्तिविहीन करना चाह रही है, और उनको हमारे से खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी तो अपने आप तय करेगी किसे देना नहीं देना, बड़ी अनुशासित पार्टी है। पर उनको अपनी कुर्सी का डर लगता है कि जब आम महिला भी उनके बराबर आकर के कुर्सी में बैठ जाएगी तो उनके कद में और उनके कद में, उनके वजूद में क्या फर्क रह जाएगा। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बहनों को, क्योंकि विभिन्न विपक्षी दलों की बहनें भी बहुत खुश थी कि अब मोदी जी इसे कर देंगे और हमारा भी बारी आएगी। भाई ये कोई बीजेपी के लिए नहीं है, एनडीए के लिए नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन उनके भी अरमानों पर, उनकी भी सोच पर, विचारधारा पर विपक्ष की महिलाओं ने खास तौर से ये कुठाराघात किया। अगर वो बहनें चाहती तो मैं नहीं समझती कि किसी की पुरुष की हिम्मत होती कि वो उसको रोक दे। तो आने वाला समय बहुत बलवान है, और ये मैं बात मानते हुए कि शक्ति शक्तिहीन नहीं होगी, शक्ति दुगनी शक्ति से आएगी। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि अगर जम्मू कश्मीर हमारे साथ आ गया सारी धाराएं तोड़ करके, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक ही शब्द है आज देश में, मोदी है तो मुमकिन है। तो भविष्य में ये भी मुमकिन होगा, और जरूर से बहनों को उनका अधिकार मिलेगा। पर जो बाकी के लोग हैं, मैं फिर भी कहूंगी, आज आपके माध्यम से फिर भी सारी विपक्ष की बहनों को कहूंगी, आपस में एक हो जाए। आधी आबादी की आवाज, एक गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला आपको अधिकार दे रहा है। क्या तुम्हें ये मतलब विपक्ष की बहनों को ये मंजूर नहीं है कि एक चाय बेचने वाला उनको आकर के यूं दे रहा है? तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी बात समाप्त करती हूँ। यदि कोई आपने विषय दो तीन दिनों को लाके जो हमला किया है इस तरह से, कई कभी ला दिया कि आपको बता दीजिए लागू होगा, नहीं होगा, इस तरह से मैं ये बात कहना चाहती हूँ। आज अगर संख्या 850 हो जाए, ठीक है, हमारे शहर में आज 6 सीटें हैं विधानसभा की, अगर ये 10 हो जाए तो किसको ऑब्जेक्शन है? किसी को भी नहीं है। और अगर ये लोकसभा की सीटें 850 हो जाएं, तो 850 को भी ड्रॉ से ही निकाला जाएगा। उदाहरण लेते हैं कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, वहां पे आज भी 80 है संख्या, है ना, 80 है ना, तो मैं ये मानती हूँ वो 120 हो जाएंगे।
ठीक है, 120 हो जाएंगे तो 120 का 33% रिजर्वेशन में आएगा, तो जो पुराने वाला हमारी संख्या वो भी तो आएगी। और फिर जो रिजर्वेशन है ये देख के नहीं करी जाएगी कि यहां से फलानी नेत्री ने लड़ना, उसने ना 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 ना, ड्रॉ निकलता है, ये हम सब जानते हैं, ड्रॉ निकाला जाता है। तो हो सकता है जो विपक्ष की महिलाएं हैं शायद वो इस बात से घबरा ना रहे हो कि कहीं हमारा ड्रॉ जो है इधर उधर हो गया, भाई हमारा जनरल हो गया और हम उधर। ये तो बहनों को समझना चाहिए, विपक्ष को खास तौर से, कि 33% में तो आप लड़ोगे, लेकिन जो बाकी का 67-67% बचता है उसमें भी पार्टी आपको लड़वा सकती है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जिस तरह आप जो राजनीति में महिलाओं को आगे लाने के लिए बात कर रही है, सीटें बढ़ाने की, इस तरह देश के अंदर जो सरकारी संस्थान है, IIT है, MBBS कॉलेज है, वहां पे भी उन संस्थानों को बढ़ाने की जो है कोशिश की है, काम की है उसके अंदर में। वो भी विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है लगातार जो है राजनीति में महिलाओं को लाने के लिए, सीटें बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, बिल भी लेके आ रही है, लेकिन एक तरफ महिलाओं को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए स्कूलों में उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मैं आज आपके सवाल पे एक बात बोलना चाहती हूँ विपक्ष से। विपक्ष का प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी रहे, उसके बाद में कमान संभालने वाली उनकी बेटी थी ना, और बेटी अगर एक्सीडेंटली उनका वो जो उनका निधन होता है, उसके बाद में उनका बेटा आगे आता है राजीव गांधी जी, फिर उनका निधन होता है, तो वो कमान बेटे को नहीं सौंपते, वो उनकी पत्नी महिला। और उसके बाद में जब राहुल गांधी जी को भी विपक्ष को ने जब उनको अपना निर्णय लिया, तो पूरे विपक्ष ने और पूरे देश ने आवाज उठाई, भाई इसे हटाओ, अपनी बेटी आगे लाओ। आज भी लोग बोलते हैं बेटी आगे लाओ, तो वो कैसे किसी और के, मतलब आम औरत जो घर से निकल कर आ रही है वो चुनाव ना लड़े, बस सिर्फ ये जो राजघराने के बने हुए हैं यही लोग लड़ते रहे। मोदी जी तो ये बात बोल रहे हैं, एनडीए ये बात कह रही है कि जो 850 आएगी तो 850 का 33% लड़ाई बहनें लड़ेंगी, उसमें कोई किसी की रजिस्ट्रेशन, कोई किसी की सीट भाजपा में तो गारंटेड नहीं होती है। लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है कि जैसे कि इनके अलावा कोई लड़ेगा नहीं, वो अपनी सीट्स के लिए बड़े पर्टिकुलर हैं, तो इसका मतलब है वो अपने स्वार्थ में कांग्रेस की आम कार्यकर्ता का हक छीन रहे हैं। मोदी जी तो सभी को दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी का हक छीन रहे हैं, वो चाहे बाकी के भी हमारे सपा है या वो तृणमूल कांग्रेस है। अब आप एक चीज देख लो ना, वो बंगाल में महिला जी देख लो, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, और मैं तो अभी 1.5 महीना आसाम रहकर आई हूँ, मैं आसाम से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। मैं अपने यहाँ बहनों के बीच में बैठती हूँ, एक एक बूथ पर हम लोग 20 आदमी की टोली बनाते हैं, वहां पे अगर बूथ मीटिंग बुलाओ 100 बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, 10 भाई। मैंने बहुत सारी पोस्ट डाली है, सब में महिलाएं हैं, इतनी महिला एक्टिव है, और महिला जो है मल्टीटास्किंग है। आप जितने भी हैं दुनिया में, सृष्टि में जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी प्रेरक महिला है, क्योंकि माता प्रथम गुरु होती है। तो जब हम अपनी माता बहन को इज्जत नहीं दे सकते तो आगे हम क्या करेंगे। बस सिर्फ ये है क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं, वो जैसे मोदी जी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध शुरू हो जाता है, देश का विरोध, देश की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही महिला बिल का विरोध करते, भाई क्यों डाउन कर रहे हैं कि भाई ये श्रेय मोदी जी को जाएगा। 65 साल आपके पास थे, आप भी अपना दिमाग लड़ाते ना, आप भी मेहनत करते, और आज संसाधन इतने जुट गए हैं भारत सरकार के पास 850 का खर्चा वहन करने में हर प्रदेश में। आप ये चीज देखिए ना, हरियाणा में जब सरकार बनी थी, आदरणीय मनोहर लाल जी इसके मुख्यमंत्री बने थे, तो मात्र 20 लाख रुपए एक शहीद की शहादत को नमन किया जाता था। आज वही सरकार में उन लोगों ने 2 करोड़ तक ले गए इसे। ये तो आपके दिल की बात है ना। उसके विकल्प क्या देंगे आप लोग? ये तो हो गया जो आपने बता दिया, तो हो चुका है, तो उसके विकल्प क्या रहेंगे आपके पास या लोगों के पास क्या रहेगा? 2 चीजें हैं जी। ये बिल पास होगा नंबर पर ही, क्योंकि आपको 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये लोग नहीं करते तो फिर ऐसे है, आने वाले समय में दोबारा से सरकार इसका प्रयास करेगी, फिर प्रयास करेगी। आप लोगों के माध्यम से, आम जनता के, आम बहनों के माध्यम से ये आवाज उठ रही है कि सिर्फ सीमा त्रिखा को अकेले को अधिकार नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उन सबको अधिकार है कि वो भी आए और वो
कलम पकड़ करके हिस्सा बने देश का, और उस हिस्से के नाते वो बहनों की जीवनी जो होती है ना, आने वाली जिंदगी, उसकी रूपरेखा तैयार करें बहनें खुद मिल करके। एक एजेंडा हो सकता वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या उसको भी उसमें ही लेंगे या उसको छोड़ देंगे दूसरों के लिए? विपक्ष वाले सोचते हैं सारे क्रेडिट मोदी जी पे जा रहे हैं, वो भी 2/3 चाहिए। सरकार तो तैयार बैठी है इन चीजों में, लेकिन विपक्ष को ये समझ नहीं आती कि आप एक आदमी को डिस्क्रेडिट करने के लिए खुद को भी तो आप डिप्राइव्ड ऑफ कर रहे हैं। आप मोदी जी को गिराने के चक्कर में आपने सारी बहनों को गिरा दिया, पूरी देश की मातृशक्ति को गिरा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता ये भी सोचते हैं कि जिस तरह कांग्रेस ने इमरजेंसी के समय बिना संसद बुलाए, बिना संसद की सहमति से कुछ जो है संशोधन कर दिया था, कहीं भाजपा वो भी ना कर दे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मोदी जी का, और मैं अपनी स्टेट के बारे में ज्यादा अच्छा जानती हूँ, हरियाणा का कार्यकाल देखेंगे, हमने तो ये परंपरा डाली कि अगर हमें अपने बजट भी पेश करना है तो भी हमारा मुख्यमंत्री जिले जिले अलग अलग लोगों के बीच में बैठ के घूम करके उनसे सुझाव लेते हैं, और हम इसके लिए हम बहनों को नमन करके ही इस बहन का तिलक करेंगे, इस पूरे बिल का। वो अपने असम में पूरा महीना भर लगाया हुआ, तो वहाँ सरकार आ रही है क्या आपकी? सरकार बिल्कुल एनडीए की वहां पर आएगी और बहुत जोर शोर से आएगी, और मैं ये समझती हूँ कि बहनों के लिए जो काम भाजपा और एनडीए ने कर दिया वो कहीं और देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जितनी बेनिफिशियरी स्कीम्स बनी हुई है बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट की, क्या उसमें क्लॉज ये डला हुआ है कि लाभार्थी भाजपा का है या विपक्ष का है? नहीं डला ना। अभी कोरोना का बहुत सुंदर उदाहरण है, जितने बीजेपी और एनडीए वाले थे वो आपके कैमरे के बिना इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, और विपक्ष वाले पर्दे आगे करके हमारे ही डॉक्टर यूज करके और मोदी जी का, या तो मैं बोलूंगी मोदी जी का इंजेक्शन लेकर के लगवाते थे और बाहर आके कुछ भी बोल देते थे। तो दिल से मानते हैं कि मोदी जी ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना, रस्मो रिवाज है कि हम विपक्ष में बैठे, हम तो निंदा करेंगे नहीं तो हमारी सुनेगा कौन। आज जिला कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतीक में आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले स्कूटर रैली की गाड़ी गई थी, बाइक रैली, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों को बगैर ड्रेस के पहले बुलाया गया। तो हमारा आज इन्होंने भी वीडियो जारी करी है, आंगनबाड़ी ने ज्ञापन दिया है कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें बुला लेते हैं, कहते हैं वर्दी नहीं आना और स्कूटर की बाइक रैली में शामिल करते हैं। तो उनके पास महिलाएं भी तो वैसे सरकारी कर्मियों को जोड़कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, शोषण किया जा रहा है। आप बताओ। देखिए भाई साहब, जिस तरह की बात है विपक्ष, जैसे बहन जी ने कहा वो विपक्ष में बैठे हैं तो बातें तो वही करेंगे जो उनको करने का अधिकार है, केवल विपक्ष का विरोध करने का। जहां तक बात है आंगनबाड़ी बहनों की या स्कूल की बच्चियों की या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की या एक आम महिला की, उसमें सब स्वेच्छा से जुड़ती है और वो भी नागरिक है इस देश की, वो भी महिलाएं हैं, इन अधिकारों का उनको भी फायदा मिलता है, वो सब चाहती है और वो समर्थन करती है और वो खुशी प्रकट कर रही है इस बात पर। तो वहां सिर्फ कोई आंगनबाड़ी महिलाएं नहीं थी, वहां पर सभी प्रकार की, सभी स्तर की, सभी समाज से, सभी नागरिक बहन। मैम जैसे आप लोग बोल रहे हो, यूजुअली आप लोग नहीं बट भाजपा ही बोल रहे हैं कि जो विपक्ष है वो नहीं चाहते कि फीमेल एम्पावरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, लेकिन अगर आप देखो तो जो मेजोरिटी ऑफ विपक्ष पार्टियां हैं उनकी अध्यक्षता कह लो या फिर काफी सुपीरियर लेवल पर जो लोग बैठे हैं वो फीमेल ही हैं। जी, यही बात अभी बहन जी ने भी बताई और सारा देश इस बात को जानता है कि इन लोगों का असलियत विचार भी ये है कि जो राजघराने की, तथाकथित राजघराने की पीढ़ी दर पीढ़ी जो महिलाएं उनकी आती जा रही हैं, उन्हें तो वो एक राजघराने के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं। एक आम महिला, साधारण महिला, हमारे जैसी कार्यकर्ता उनकी पार्टी में भी है, वो आगे ना आ जाए, वो उनके भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, सभी महिलाओं के दुश्मन है, वो महिला विरोधी है। मैम जैसे ना एक और मैंने विपक्ष की वीडियो देखी थी और उन्होंने कहा था कि जो पार्टी भाजपा जो है वो उतारना चाह रहे हैं फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, उन्हीं की पार्टी में फीमेल सेफ नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ विधायकों पर ऐसे आरोप है कि दे आर द रेसिस्ट और मर्डर। नहीं, ऐसे कोई आरोप नहीं है, ये तो सिर्फ कथित बातें हैं। अगर कोई आरोप है तो उनको सिद्ध करें, जब तक कोई चीज सिद्ध नहीं होती तब तक वो मुंह जबानी कही हुई बातें तो सिर्फ आरोप होते हैं, सिर्फ विपक्ष का ये एक एजेंडा होता है। जनगणना के अंदर आपने ये सीधा सीधा टिकरा जो है सीधा सीधा कांग्रेस को करते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती।